वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 239 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 239 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दो स्टेटमेंट वाला, कौन सा इसमें सही होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डार्क मैटर की खोज सबसे पहले स्टीफन हॉकिंस ने की थी, और डार्क मैटर का जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, डार्क मैटर का हालांकि अभी तक पता नहीं चला, लेकिन माना जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में बने थे डार्क मैटर का स्रोत है। यह प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस द्वारा कहा गया, तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी के साथ मिलकर यह ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग का निर्माण करता है डार्क मैटर, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है, जो स्टार्स होते हैं उसको बांधे रखता है। तो दूसरा भी करेक्ट हो गया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जाता है, और यह अपनी खोजों का विस्तार और पूरक करेगा। यह नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनाडियाई स्पेस एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सही है। इसमें नासा है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, कनाडियाई स्पेस एजेंसी है। ये भी करेक्ट है। दोनों के दोनों फिर से सी है इसका आंसर। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, और इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। यह अपनी खोजों का विस्तार करेगा। तो करेक्ट है ना, पहला हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी, तो ठीक है। यह नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडियाई स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। और जेम्स वेब नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा तथा मानव की ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उसमें मानव के स्थान को समझने में मदद करेगा। तो दो प्रश्नों के अभी तक सी करेक्ट हो चुके हैं। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में विचार करेंगे। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है, और इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 सूर्य मिशन है बिल्कुल, और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV एक्सेल से इसको लॉन्च किया गया। तो सी हो गया, यानी तीन प्रश्नों के यहाँ पर सी करेक्ट हो गए दोनों स्टेटमेंट। देखिए, आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है, तो करेक्ट है पहला। और एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। और इसरो ने आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान एक्सल विन्यास से लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। नंबर 4 पर आ जाइए। अंतःजल सौर उत्सर्जन निम्नलिखित में से किन जीवधारियों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है? अंडर वाटर नॉइस एमिशन, अंतःजल सौर उत्सर्जन, स्पर्म व्हेल, सील, वाटर नॉज डॉल्फिन, ये सभी के सभी। ठीक है, सभी हैं तो ठीक है। सभी के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। शोर कहाँ से पैदा होता है? जो समुद्री जहाज होते हैं उससे उत्पन्न होता है। अंतर्जल सौर उत्सर्जन डॉल्फिन में अस्थायी या स्थायी श्रवण हानि का कारण बन सकता है, जो नेविगेट करने एवं आहार प्राप्ति की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। खबरों में क्यों है ये? देखिए, एक समाचार अध्ययन के अनुसार भारतीय जल में जहाज़ों द्वारा पानी के नीचे के शोर के स्तर को मापना। भारतीय जल में जहाज़ों से बढ़ते पानी के शोर उत्सर्जन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, और गोवा तटरेखा से लगभग 30 समुद्री मील की दूरी पर एक हाइड्रोफोन स्वायत्त प्रणाली तैनात करके परिवेशी शोर स्तर का मापन किया गया था। ठीक है, जिसमें यह पाया गया कि अंतः जल शोर उत्सर्जन जो है वो समुद्री जीवधारियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल स्पर्म व्हेल, सील, डॉल्फिन इत्यादि। पांचवा प्रश्न है 1973 का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन किससे संबंधित है? भारी धातुओं के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के जल का प्रदूषण, ओजोन प्रदूषण से, जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण से, देश की अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा में घुसपैठ को रोकना। इसका आंसर है सी, समुद्री जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण से। हमने पहले भी चर्चा की है इसकी टेस्ट सीरीज में, इंपॉर्टेंट भी है ये। देखिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन यह भी समय 1973 का है। यह परिचालन या आकस्मिक कारणों से जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को कवर करता है। तेल, हानिकारक तरल पदार्थ, पैकेज रूप से हानिकारक पदार्थ, सीवेज और जहाजों से कचरा आदि के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें, तो 1986, 1980, 1972, 1972 डी। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, वन संरक्षण अधिनियम 1980, हाथी परियोजना 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, मैच वैच करने के लिए पूछते रहते हैं इसको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, यानी रिफ्रैक्शन के कारण? साइंस का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त, टिमटिमाते हुए तारे, आकाश में इंद्रधनुष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन पूछ रहा है, याद रखना, परावर्तन नहीं है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त यानी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। टिमटिमाते हुए तारे यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आकाश में इंद्रधनुष, रेनबो इन द स्काई। ये तीनों के तीनों जो हैं प्रकाश के अपवर्तन से होते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डी है इसका आंसर 1 2 3। क्या है अपवर्तन? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश तरंगें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती हैं, एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती हैं तो अपवर्तित होती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग होती है। अपवर्तन के उदाहरणों में शामिल है टिमटिमाते हुए तारे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आकाश में इंद्रधनुष, रेनबो इन द स्काई, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त। करंट का प्रश्न है, क्रोनोस कभी कभी समाचारों में रहता है, खबरों में रहता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सेलुलर वायरस है, ट्रोजन है, मेलवेयर है, रैनसमवेयर है? क्रोनोस 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 है मेलवेयर, ठीक है, सब एक ही जैसे होते हैं। मेलवेयर, बी है इसका आंसर। देखिए मेलवेयर क्रोनोस, ठीक है, इसका देखते हैं। देखिए एक ब्रिटिश साइबर सुरक्षा खोजकर्ता ने क्रोनोस नामक मेलवेयर विकसित करने के लिए दोषी ठहराया गया उसको, ठीक है। एक ब्रिटिश साइबर सुरक्षा कार्यकर्ता को क्रोनोस नामक मेलवेयर विकसित करने के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शोधकर्ता ने वैज्ञानिक संबंधी जानकारियां चोरी करने के उद्देश्य से यह मेलवेयर विकसित किया था। और यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति वही शोधकर्ता है जिसे वन्नाक्राई वायरस को रोकने का तरीका खोजने के पश्चात काफी सराहा गया था, ठीक है। इसी ने जो है कर दिया ये कांड। और वन्नाक्राई वायरस की बात करें, इसकी बात करें, वन्नाक्राई वायरस एक क्रिप्टो करेंसी वेयर है जिसे वन्नाक्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस वायरस ने मई 2017 में भारत सहित 150 देशों के हजारों कंप्यूटरों को प्रभावित किया था, ठीक है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए या इसको हटाने का तरीका खोजने के लिए जिस व्यक्ति को सराहा गया, उसी ने बना दिया एक क्रोनोस मेलवेयर। अब क्रोनोस क्या है? क्रोनोस एक प्रकार का ट्रोजन है। ट्रोजन आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से भेजे जाते हैं और एक बार अपलोड होने के बाद हमलावरों को वित्तीय डेटा, ईमेल और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी पर निगरानी रखने
और चोरी करने की स्वतंत्रता दे सकते हैं। क्रोनोस पहली बार वर्ष 2014 में एक रूसी भूमिगत मंच पर ऑनलाइन दिखाई दिए, यानी अधिक पैसे के लालच में धन चोरी करने के लिए उसने ये किया होगा उस व्यक्ति ने। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्न है साइंस का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया है, यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। साइंस का प्रश्न है ये भी। कौन सी घटनाएं जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र की गहराई में जल का रंग। देखिए सीरीज में मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार बताई है। प्रकाश के प्रकीर्णन की बात हो रही है यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जहाँ जहाँ रंग, जिसमें भी रंग या कलर से रिलेट करता हुआ कोई ऑप्शंस हो तो उसको करेक्ट कर देना। जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, महासागर के पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र की गहराई में जल का रंग। तो रंग से रिलेटेड जितना होता है वो सब सही हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। यहाँ सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3। देखिए प्रकीर्णन स्कैटरिंग होती क्या है। जब ऊर्जा तरंगे जैसे कि प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, विभिन्न विद्युत तरंगे किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हैं जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और पृथ्वी के वातावरण में अनेक सूक्ष्म कण हैं, जैसे कि धुआं हो गया, पानी की बूंदें हो गई, धूल आदि। जब प्रकाश इन तरंगों से इन सूक्ष्म कणों से टकराती है तो किरण पुंज चमकने लगता है और यह प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। इन सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये स्कूल में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। देखिए परावर्तित किरणों का रंग परावर्तित कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत छोटे कण मुख्यतः नीले रंग में प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े आकार वाले कण बड़े तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। आकाश का नीला होना, समुद्र की गहराई में जल का रंग, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना है, सारी की सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। और ये इल्यूजन है, दृष्टि भ्रम, ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्टाइरिन गैस का स्रोत है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, सिगरेट का धुआं, फल और सब्जियां नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। स्टाइरिन गैस निकलती है वाहनों से निकलने वाले धुएं से, सिगरेट के धुएं से, फल और सब्जियों से भी। तो 1 2 3 ए है इसका आंसर। देखिए स्टाइरिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है C8H8 और बेंजीन का यौगिक है यानी C6H6 का। और इसे कारखानों में तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है, परंतु यह आसानी से वाष्पित हो जाता है और इसे 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना पड़ता है। स्टाइरिन वाहन तथा सिगरेट के धुएं से, फल एवं सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। तो करेक्ट हो गया पहला 1 2 3 वाला। यह एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टाइरिन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और रबर और लैटेक्स के निर्माण में किया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आदर्श वाक्य मत्स्य क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन करना है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा जैसे विभिन्न लाभ दिए जाते हैं। तो करेक्ट हो गया पहला, दूसरा भी सही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आदर्श वाक्य है मत्स्य क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन करना। 5G नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह एक नया नेटवर्क है जो 3 बैंड पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, मिड, लो और हाई फ्रीक्वेंसी। यह नेटवर्क की विलंबता की गति को बढ़ाएगा। नेटवर्क की विलंबता की गति को बढ़ाएगा या कम कर देगा। कम कर देगा, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। बाकी पहला करेक्ट है। यह मशीन टू मशीन संचार को और सुविधाजनक बनाएगा। तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5G नेटवर्क के बारे में बात करें तो 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G 2G 3G 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है।
5G 3 बैंड पर कार्य करता है, यानी लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी, जिनमें से सभी के अपने उपयोग और सीमाएं हैं। तो पहला वाला सही हो गया। उच्च प्रौद्योगिकी गति है इसमें। तो 5G नेटवर्क, 5G मोबाइल नेटवर्किंग को डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड को बढ़ाएगा। ये 5G के उच्च बैंड स्पेक्ट्रम पर इंटरनेट की जो गति होगी वो होगी 20 GB पर सेकंड। ठीक है, जितनी अधिक होने का परीक्षण किया गया, कितनी अधिक, 20 GB पर सेकंड तक। और 4G में अधिकतम इंटरनेट जो डेटा स्पीड है वो कितनी है, 1 GB पर सेकंड। 5G विलंबता को भी कम करेगा, यानी एक नेटवर्क द्वारा प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय, यानी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा ये। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि वो गति को बढ़ाएगा कह रहा था, जबकि विलंबता की गति को ये कम करेगा। बाकी मशीन टू मशीन इंटरेक्शन की बात करें तो 5G मशीन टू मशीन संचार की सुविधा में और वृद्धि करेगा, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव है। तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। 5G संयुक्त रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, AI और एज कंप्यूटिंग के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। तो करंट अफेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, UPSC सिविल सेवा में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। आदि महोत्सव किसकी पहल है? नीति आयोग की, शिक्षा मंत्रालय की, ट्राइफेड की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव, आदि महोत्सव है ट्राइफेड की पहल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, आदि महोत्सव आदिवासी कारीगरों, शिल्पकारों और महिलाओं को बड़े मेट्रो शहरों तथा राज्यों की राजधानियों में सीधे बाजार से जोड़ता है। यह ट्राइफेड की एक पहल है। आदि महोत्सव कार्यक्रम शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव की थीम पर आयोजित किया जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? यह पश्चिमी सीमा पर स्थित गांवों के विकास का ढांचा है। यह उत्तर भारत में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने का ढांचा है। यह दक्षिण भारत में तटीय गांवों को विकसित करने का ढांचा है। इनमें से कोई नहीं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है किसके लिए? ये पश्चिमी भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए। यह है उत्तर भारत में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने का ढांचा भी। देखिए, यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट यानी वर्ष 2022-23 के बजट में की गई थी। उत्तर भारत में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। और यह कब तक करना है सरकार को? 2025-26 तक। और इसमें जो स्टेट हैं, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत के कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे इसमें। 14 हो गए। 15 प्रश्न इसमें ऐड किए हैं, तो अंतिम प्रश्न मान लीजिए इसको। वॉलगॉर्ड 1, वॉलगॉर्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है किसके लिए इनमें से? वॉलगॉर्ड 1, वॉलगॉर्ड 2 जैव उर्वरकों के उत्पादन के संदर्भ में नहीं, पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में नहीं, फसली पौधों के क्लोन प्रवर्धन के संदर्भ में नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में। देखिए, वॉलगॉर्ड 1, वॉलगॉर्ड 2 यानी कीट प्रतिरोधी कपास है। ये को पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण कपास के रूप में विश्व भर में उत्पादित किया जाता है। वॉलगॉर्ड 1 कपास एक कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल है। तो वॉलगॉर्ड 1, वॉलगॉर्ड 2 कीट प्रतिरोधी कपास है ये। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में। ठीक है, आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके बनाई गई फसलें। तो 15 प्रश्न थे ये। इनकी आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और एक टेस्ट में 140 प्रश्न है और हिंदी में जो है 60 प्रश्न है। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।